जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंट की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। और आज हमें देखना है कैपिटल से स्टार्ट करना है। ठीक है, लाइबिलिटीज तक हो गई थी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व तो होता है। और उसका नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। बाकी लोग क्लास से बाहर जाना चाहते हैं क्या? हाँ, छोटी चीजें नहीं याद रहती है आप लोगों को। आज से पढ़ना है कैपिटल। क्या पढ़ना है? कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। पूंजी का कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर क्या होता है? हाँ, क्रेडिट होता है। बताया गया था लाइबिलिटी और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है और एसेट्स का नेचर डेबिट। अब देखिए कैपिटल होता क्या है। कह रहा है बिजनेस के मालिक यानी प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल के लिए। जो अपने व्यापार को चलाने के लिए किसी व्यापार का मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के तौर पे, वो पैसा कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल यानी पूंजी। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जिस चीज का भी आपने सोचा है कि मुझे फर्नीचर का रखना है या कंप्यूटर का रखना है, तो वो चीजें खरीद के रखनी पड़ेगी ना स्टॉक में। तो उस पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो चीजें परचेज कर पाएंगे, तभी तो सेल करेंगे। तो उसके लिए उस चीज को हम पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। कह रहा है, किसी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है यानी पूंजी कहलाता है। कह रहा है, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब कैपिटल बिजनेस में लॉस होता है तब कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि पूंजी से ही मैनेज करना पड़ता है, कैपिटल से ही सारी चीजें मैनेज की जाती है। तो ये याद रखिएगा कि कैपिटल गेन होने पे, सॉरी, हाँ, कैपिटल गेन होने पे यानी कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने पे कैपिटल गेन होगा, और लॉस होने पे कैपिटल क्या होगा? लॉस। ठीक है, यानी डिक्रीज करें। समझ में आ रही बात ना? प्रॉफिट होने पे पूंजी बढ़ेगी, हानि होने पे पूंजी घटेगी, सीधी सी बात। ठीक है। कह रहा है इनकम क्या होता है? इनकम भी वर्ड यूज किया जाता है अकाउंट में, और इनकम का मतलब होता है आय, आपने जो अर्न किया। कह रहा है बिजनेस की रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही होता है। ठीक है, कह रहा है बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। तब इनकम क्या होता है? मान लीजिए जिसमें में आपने आपका क्या है, इनकम की बात हो रही है, तो जो आपका रेवेन्यू रहा मतलब जो आपने बेच के कमाया, और माइनस कर देंगे क्या? एक्सपेंस, जो आपने इस पे खर्च किया होगा। अगर इन दोनों का अंतर पॉजिटिव में आता है तो क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। माइनस में आएगा तो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉस। वही वैल्यू, जैसे कि मान लो अगर हमने कोई चीज 150 में सेल कर दिया, तो इसका मीन्स ये नहीं कि आपको 150 का प्रॉफिट हो गया। आप सबसे पहले इसमें से अपना सीपी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस हो गए उसको घटाएंगे। अब पैसा अगर आपका प्लस में बच रहा होगा तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा, अगर माइनस में जाएगा तो फिर लॉस। और बिजनेस है तो दोनों ही चीजें संभव है। जरूरी नहीं है, हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। सिचुएशन की बात। ठीक है। अब वो कैसा बिजनेस है आप देखेंगे। जैसे कोविड में बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, उस टाइम ज्यादातर लोग क्या बनाने लगे? हर कंपनी लगी मास्क बनाने, क्योंकि समय में उस टाइम डिमांड क्या था? मास्क था। लोग मास्क बनाने लगे, सैनिटाइजर बनाने लगे। उस टाइम सैनिटाइजर कम पड़ जाते थे, मेडिकल स्टोर ही नहीं है, आएगा, बनने वाला, आने वाला है, जो भी था। कितना लोड पड़ गया था, बहुत सारी चीजें। तो आदमी बहुत सोच के बिजनेस करता है कि ऐसी चीजों का बिजनेस करे। जैसे आजकल कपड़े की जो दुकानें हमारा है, बहुत रेयर लोग अब विजिट करते हैं, या जो बहुत पैसे वाले हैं या जिनके पास टाइम है विजिट करने वाला, ज्यादातर लोग ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब छोटी बड़ी तो दुकानें चल जा रही है, लेकिन छोटी बड़ी जो जो दुकानें हैं वो बहुत ठप हो गई हैं। कारण क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन प्रीफर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ज्यादातर लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन पे यूज कर रहे हैं। तो लोग देखते ही हैं, स्टेटस भी लगाते हैं कि आप लोग उससे दुकान ना लेके ऑनलाइन चीजें ना खरीदें, इससे खरीदें। मतलब काफी लोग करते हैं। कारण यही है कि बिजनेस करने का जो हमारा मोटो होना चाहिए, पहली चीज तो प्रॉफिट कमाना, दूसरी चीज की कुछ ऐसा बिजनेस हो जिस जो मतलब किसी भी सिचुएशन में आप उसको चला पाए,
और मतलब कि कभी वो लॉस में ना जाए, कोशिश ये रह सकती है जो भी, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे आजकल मान लीजिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए या स्कूल वगैरह हो गए या अदर जो भी है सीएससी वगैरह जन सेवा केंद्र हो गए, ये सारी चीजें क्या है, इनकी इनकम लगातार हो रही है, पर डे हो रही है। कारण क्या है, क्योंकि लोगों की नीड है, वो चीजें भी करेंगे और अपना काम करेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एटीएम कैरी नहीं करते होंगे, एटीएम कैरी नहीं करते हैं, और जबकि एज हो गई है फिर भी नहीं करते हैं। वो हमको लगता है सीएससी पे ही विजिट करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया एक्स्ट्रा देके पैसे निकलवाते हैं, जो भी है। तो जो लोग नहीं करते वो बेवकूफ है। अगर आप आपकी एज हो गई है और आपका अकाउंट है तो मुझे लगता है आप सबको एटीएम कार्ड यूज करना चाहिए। नहीं तौर पे नहीं ज्यादा यूज है, वैसे भी एटीएम अगर आ गया तो आपके इतने एप्लीकेशन आ गए हैं कि एटीएम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, हर जगह ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अभी भी यूज करिए जो भी लेटेस्ट में एप्लीकेशन आजकल जो चल रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, अपना रिचार्ज खुद से कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अच्छी खासी रेवेन्यू उस एप्लीकेशन से भी हो रही है उनको। तो ये सारी चीजें मतलब समय के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लाना जरूर बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इनकम की बात समझ में आ गई। अगला एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस सबसे बना है, मतलब क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में, यानी उत्पादन करने में, गुड्स को सेल सर्विस करने में जो भी खर्चे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। मतलब कि हम सामान बनाए तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चे हुए होंगे ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा या वाटर रेंट दिया होगा या जो भी चीजें दी हो, उस टाइप के एक्सपेंस वो भी एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और उसको बेचने के लिए भी जो मैंने खर्चे की, होता है ना, बहुत सारी लाइटिंग लगवाई इससे पूछे के लिए कि तुम लोग उस पर नोटिस करें, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपेंडिचर कहलाती है। अगला है प्रॉफिट। क्या, तो वही बात जो समझाए हैं कि जो एक्सेस अमाउंट होगा, कि आपने क्या सीपी था, आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहा है, एक्सपेंसेस क्या रहा है, ये सब घटाने के बाद अगर एक्सेस अमाउंट बच रहा है प्लस में, उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट। क्या कहलाते हैं, प्रॉफिट। देखो क्या कहा है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, यानी जो खर्च किए हैं उसके ऊपर अगर रेवेन्यू हो रही है, खर्चों से ऊपर प्लस में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रॉफिट, ठीक है। कह रहा है गेन क्या कहलाता है, गेन का मतलब बढ़ोतरी होता है किसी भी चीज, सीधी सी बात। कह रहा है किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। किसी एक ट्रांजेक्शन से कोई प्रॉफिट आपको गेन प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, गेन। क्या, गेन का मतलब बढ़ना हो, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होती है किसी चीज। तो प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट और लॉस की ही बात होती है बिजनेस में, इसलिए यहाँ प्रॉफिट से रिलेट किया गया है। याद रखिएगा, कारण किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। जो कैजुअलिटी, मतलब कैजुअल भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकता है। सडनली आपको कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड था, जैसे मान लीजिए आज आपने ड्रीम इलेवन लगाए तो हो गए, कल आप करोड़पति बन गए, तो ये क्या है, एक आकस्मिक ही है। और ये इसको गेन बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब एक टाइप का ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। और फिर आपको गेन इस चीज में, ठीक है। ये सारी चीजें आकस्मिक भी हो सकती है, जैसे कि सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, मतलब आपने कोर्ट में केस जीत लिया कोई, वहां आपको लाभ हो जाता है। जैसे केस जीतते हैं तो आपकी फीस तो फीस होती ही होती है, तो जो आपका अपोनेंट जो भी, मतलब कि आपका विक्टिम जो भी आपका है आपकी साइड से, एक्यूजमेंट जो भी करते हैं, तो जो आप जिस पार्टी से सपोर्ट करके लड़ रहे हैं या फिर जो भी, तो कभी कभी खुश होकर आपको पैसे दे देते हैं एक्स्ट्रा, जिसका आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो भी आपका एक गेन ही कहलाएगा। और क्या कहा है इसमें, अप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट, आपने कोई संपत्ति खरीदी थी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। जैसे कि एक वर्ड आएगा अभी कुछ टाइम के बाद, डिप्रिसिएशन। क्या आएगा, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास से होता है, क्या होता है, ह्रास से। डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन कैसे देंगे आप, कि कोई भी हम संपत्ति जो होती है, हमारी जो संपत्ति होती है, जिनकी समय बीतने पे वैल्यू घटती है, और वो जो भी अमाउंट घट रहे हैं उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे समझिएगा, मैंने एक कार खरीदा, 5 लाख का एक कार खरीदा, मान लीजिए कार है, 5 लाख का मैंने कार परचेज किया। अच्छा, इस कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। अगर मैं इस कार को 2025 में बेचूं तो क्या 10 लाख में बेचूंगा, नहीं 5 लाख में, नहीं, मतलब कि जो भी बेचूंगा 5 लाख से नीचे ही होगा, यही होगा ना। यानी कि ना 5 लाख में बेच पाऊंगा ना 5 लाख से ज्यादा बेच पाऊंगा, 5 लाख से कम ही बेचूंगा। अच्छा, जो कमी हो रही है 5 लाख से, ये कमी कब हुई, जब दिन बीता। दिन बीता मतलब 2023 से 2025 आ गया। तो परिभाषा की चीज दिया जाता है डिप्रिसिएशन का, कि किसी भी संपत्ति के मूल्यों में होने वाली कमी दिन प्रतिदिन,
होने वाली कमी को क्या कहा जाता है? डिप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन सभी संपत्तियों पर नहीं लगता है, लिमिटेड संपत्ति पर लगता है। जैसे मान लो हम इस टाइम 5 लाख का जमीन ले लिए यहीं पर रहना, आज से 2 साल बाद बेचेंगे तो 5 ही लाख में बेचेंगे, कम में बेचेंगे? नहीं, बढ़ा के बेचेंगे। आज सोना ले लिया 5 लाख, तो कल अगर हम 1 साल बाद बेचेंगे तो क्या 5 ही लाख में बेचेंगे? कम में बेचेंगे? नहीं, अधिक ही हुआ। मतलब कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जिसपे आपको इनकम ही होंगे, लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी भी हैं जिसमें समय बीतने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो कमी आई ना, उसे हम क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन बोलेंगे। लिख लीजिएगा, डिप्रिसिएशन की स्पेलिंग होगी DEPRECI। डिप्रिसिएशन। और लिख लीजिएगा, दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। हो गया? चलिए, जो अभी मैंने बताया हर राशि उसके बारे में समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, याद रखिएगा, इस सभी संपत्तियों पर नहीं लगता, इसलिए मैंने एग्जाम्पल देके समझा भी दिया। नेक्स्ट है लॉस। आप भी जानते हैं लॉस क्या होता है। अगर किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होगा उतना क्या कहलाएगा? अगर इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए तो क्या होंगे? ऑब्वियसली लॉस होंगे। तो वही बात यहाँ कहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होगा वह अमाउंट बिजनेस का लॉस अकाउंट कहलाएगा। और मैंने ये बात स्टार्टिंग से कहते आया हूँ कि बिजनेस में कोई एक ही चीज होना है, या तो प्रॉफिट या तो दोनों एक साथ नहीं हो। अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती या छूट। क्या होता है? कटौती या छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कटौती होता है या छूट होता है। डिस्काउंट देने का बहुत सारा अलग अलग मेथड है। कह रहा है किसी गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिसे पूछूंगा वो बताएंगे जो। ठीक है, हाँ, खड़े जो व्हाइट शर्ट जो दिख रहा है मुझे, हाँ हाँ, स्टैंड अप। गुड्स मतलब, पहले बताओ गुड मतलब क्या होता है ये बताओ। अच्छा, गुड्स मतलब, हाँ, खड़े जाओ। गुड्स मतलब क्या होगा? बोलो, जो बोले बोलो। बहुत अच्छा। पंकज, बताइए। गुड मतलब तो अच्छा, तो गुड्स मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचना। ये कहाँ पढ़ लिया है भाई? बताओ, गुड्स मतलब क्या होता है? तुम बगल में खड़े जाओ, बताओ। प्रभात, बताइए। जैसे ये कहानियां बना रहे हैं तो आप लोग डायरेक्टर बनेंगे आई थिंक। नहीं नहीं, साउथ मूवी में ट्राई करिए, हो सकता है चांसेस मिल। बैठ जाइए। आपने देखा होगा ट्रक वगैरह पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। तो गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन जब यस लग जाए उसका मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान हो जाता है। इसलिए लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यही सामान ढोने वाला। कैरियर का कैरियर मतलब होता है ढोने वाला। क्या होता है? ढोने। मुझे पता था कुछ तो अच्छे वाले जरूर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वाले। तो ये याद रखिएगा कि गुड मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन जब यस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सामान हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि अकाउंट में हमेशा G डबल O
डी यस वाला ही वर्ड यूज किया जाता है, जी डबल ओ डी कभी नहीं यूज किया जाएगा। सेंटेंस से आप पकड़ सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं दिस इज द फर्स्ट वीक, तो यहाँ इस वीक का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ वीक का अर्थ हो रहा है कि यहाँ मैं सप्ताह की बात कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट वीक। अब क्या सितंबर, मैं ऐसा बोला तो यहाँ वीक का मतलब यहाँ क्या यूज किया गया, यहाँ वीक का मतलब यूज किया गया सप्ताह का, लेकिन मैं बोला दिस इज अ वीक बॉय, तो यहाँ वीक का मतलब कमजोर से हो गया। तो सेंटेंस स्पेलिंग में भी अंतर है, लेकिन यहाँ सेंटेंसेस प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम थे, लेकिन जजमेंट करने पे जो उसका सेंस निकला, अर्थ निकला, वो अलग निकला। मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो यहाँ आपने अर्थ निकाल लिया कि सर बात कर रहे हैं सितंबर के पहले सप्ताह के बारे में, और मैंने कहा दिस बॉय इज वीक या दिस इज वीक बॉय या जो भी लिख दिया मैंने, तो यहाँ बॉय से जब किसी पर्सन से डेडिकेट किया गया वीक का, तो यहाँ कमजोर से हो गया कि कमजोर है। स्पेलिंग भी अंतर होती है, ठीक है, हम जानते हैं ना आप लोग। WEE की का मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है, और वही WEA के लिख जाएगा, इस वीक का मतलब होता है कमजोर होता है, इस वीक का मतलब कमजोर, और इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो वैसे यहाँ पे गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स मतलब क्या होंगे, सामान, बहुत अच्छे नहीं, ठीक है। क्यों पूछा हूँ, क्योंकि अक्सर ये हुआ है, अकाउंट सब पढ़ लेते हैं लेकिन पूछा जाएगा गुड्स मतलब तो कहेंगे तो बहुत अच्छे। एक पहली बार नहीं है, कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने सोचा कहीं आप लोग समझदार है, आप लोग ना बताएं, लेकिन वही हाल है। और ये सब कारण हुआ क्यों है, डेली ना आना। ठीक है, अगला क्या है, लॉस डिस्काउंट की बात कर रहे थे, यानी छूट या कटौती की बात कर रहे थे। कह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है वही कटौती या कमी। कह रहा है किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन की क्या कहलाते हैं, डिस्काउंट। ऑब्वियसली कि 100 का चीज था 80 में मिल गया, डिस्काउंट हो गया, तो कमी हुई ना, 100 की चीज 80 में मिल गई तो। कह रहा है डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, मतलब डिस्काउंट को दो प्रकार में यहाँ वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक कहा गया है ट्रेड डिस्काउंट और एक किया गया है कैश डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यवसाय हो या व्यापार होता है, क्या होता है, व्यापारिक, यानी व्यापारिक छूट बोला जाता है। मतलब आप अगर आप मेरे से डेली कस्टमर है, आप डेली बेसिस पे मुझसे चीजें ले जाते हैं, तो एक हमारे आपके बीच में एक रिलेशन है बिजनेस का, और मैं आपको एक प्रियोरिटी देता हूँ, और मैं आपको क्या करता हूँ, व्यापारिक छूट देता हूँ, समझ रहे हैं ना। कई बार चीजों की छूट नहीं भी होती, तभी भी कोई कोई व्यक्ति किसी को भी छूट दे देता है, कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रियोरिटी देता है उसको, यही सब बातें यहाँ पे। कह रहा ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर को या रिटेलर को दिया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है, और सबको नहीं दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट सबको नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा, हम कंज्यूमर है, कस्टमर है, हमको नहीं देगा दुकान वाला, उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर देगा, जो उत्पादन करने वाला है वो देगा, होलसेलर या रिटेलर। अब रिटेलर ना खुदरा चीज बेचता है, अलग अलग चीज करके चीजें बेचता है, वो तो हमको नहीं देगा, लेकिन उन लोगों को डिस्काउंट मिलता है। कह रहा ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना। अच्छा, ये क्यों दिया जाता है, ताकि इंटेंशन होता है वहां पे छूट देने का, क्या करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। आपने देखा होगा जो भी क्रिकेट मैच वगैरह होता है, कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, चाहे विकेट को देखिए या पिच पे देखा होगा या टी शर्ट पे लिखा होगा, क्यों, वो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। सोचिए, खिलाड़ियों की आधी जो भी मैनेजमेंट है वो तो कोई ना कोई कंपनी ही देख लेती है, चाहे पेप्सी की कंपनी हो गई या कोई और हो गई, वो देख लेती है, ड्रीम इलेवन की हो गई, जो भी चीजें आधा वो देख लेती है। अच्छा, वो उतना खर्च क्यों करती है, क्योंकि लोगों की नजर पड़ेगी तो उस पर जरूर सोचेंगे। अगर कोई चीज आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, नहीं मन भी होगा तो एक बार मन में थोड़ा बनेगा कि चलो भाई हम भी एक बार चेक करें, मैं भी एक ड्राइव ले लूँ, क्या पता बेहतर हो जाए, जो भी चीजें। तो जब चीजें मैं नजरों में बार बार दिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालती है। जैसे कि मान लो हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं और हमने इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते, बच्चे आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो बच्चे अगर किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं और पोस्टर के सहारे ही जाते हैं, तो एक बार मेरे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने पोस्टर देखा था कि क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार उनको मन में आया फिर भाई यहाँ भी एक बार देख लिया जाए, तो ये सब बातें आती हैं। मैटर पड़ता है ट्रेड डिस्काउंट का, तो यही कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि अपने सेल्स को प्रमोट करना, यानी कि बढ़ाना।
अगला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो किसी को कैश के फॉर्म में आप डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई उधार ले गया था पैसा 50,000, दे नहीं रहा है, कहा था 2 महीना ले देंगे, 2 महीना बीत गया, दिए नहीं रहा। तो आपने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं है, 50,000 है तो लाइए 45,000 या 48,000 दे दिए, सेटलमेंट हो जाएगा। तो आपके मन में क्या आया, करिए यार 2,000 डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,000 मिल रहा है ना। तो ये कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब किसी से अपना पैसा क्या करना हो, वसूलना हो, कलेक्ट करना हो। तो उस वक्त कैश को कलेक्ट करने के लिए, टाइम से कलेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे कोई चीज मंगाते हैं तो कभी कभी ऑफर आता है कि अगर तत्काल पेमेंट कर देंगे यूपीआई से तो 15 रुपये 20 रुपये छूट जाएगा, और नहीं तो सीओडी मंगाएंगे तो एक भी छूट नहीं मिलेगी। सामान तो मंगा ही रहे हैं आप, तो सीओडी मंगाने में और उस तरह मंगाने में क्या अंतर है? सीओडी मंगाने में कोई छूट नहीं मिल रहा है और तत्काल पेमेंट कर देना है, तो तत्काल पेमेंट करने से फायदा क्या है उसको, कंपनी को, उसको तत्काल अपना इनकम हो जो भी रेवेन्यू तो हो गया, होना तो होगी, रिस्क नहीं है। आपसे कोई सामान आप बेच रहे हैं, तत्काल नगद ले रहे हैं तो रिस्क खत्म हो जाता है ना, आप टेंशन फ्री हो गए, ले गया भाई। और वही उधार ले जाएगा तो बना रहता है, प्रेशर बना रहता है, कब मांगेंगे कैसे करें। मांगना भी अजीब लगता है ना, अब लोग अजीब है, उधार दे देंगे तो लेने के टाइम जितना विनम्रता से लेंगे तो मजा आ जाए, लेकिन देने के टाइम में उल्टे डांट देंगे, ठीक है, फिर अगली बार से देने का मन भी नहीं करे। पैसी चीजें जो ऐसी चीजें हैं बहुत गंदी चीज है, अच्छी खासी रिलेशन खराब हो जाते हैं पैसे के चक्कर में, है। तो चलिए दोनों डिस्काउंट समझ में आया। कहा है सुन लीजिए, एक लाइन लिखा भी है, वही बात सेम लिखा हुआ है, कह रहे बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट कराने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। वही बात जो मैंने कहा कि किसी से पैसा आप लेना है तो आपने तत्काल में कर दिया, जाइए भाई इस टाइम पे देखिए, यहाँ पर नहीं होता है कि आप पैसा अगर एक ही बार जमा करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 10% डिस्काउंट देने का लॉस तो हमने लिया भाई, 1500 छोड़, मान लो तुम धीरे धीरे देते तो हमको 15,000 देते, और तो एक बार में देखिए 1500 डिस्काउंट करवा लिए, तो 1500 मेरा वो तो हुआ, लेकिन रिस्क खत्म हो गया ना तुमसे, रिस्क तो खत्म हो गया ना, अब हमको 10 महीने तुमसे मांगने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार पेमेंट कर दिए, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। तो वही बात यहाँ पे किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है वाउचर। क्या है? वाउचर। यहाँ अकाउंटिंग में पार्टिकुलर चीज के लिए वाउचर बनाया गया है, हर चीज को उसी, जैसे घर में होता है ना कि हर चीज को उसी जगह पे रखे जहाँ होना चाहिए, बैग में क्या होनी चाहिए, कहाँ क्या चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस होता है ना, वैसे अकाउंट में भी हर चीज के लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाया गया है। जैसे कि वाउचर की बात करें तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया है। जैसे हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज वाउचर बनाया गया है, हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स वाउचर बनाया गया, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर बनाया गया, हम पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर बनाया गया है। मतलब कि हर चीज के लिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए, पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एक पार्टिकुलर वाउचर बनाया गया। क्या कहा है सुनिए, इसमें लिखा हुआ है, किसी भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर। क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। जैसे कि कैश मेमो, इनवॉइस, चालान, रिसिप्ट की सारी चीजों के लिए वाउचर वहां में मिलेंगे आपको अकाउंटिंग के भीतर, जब अकाउंट बनाएंगे। तो वो नींद आ रही है क्या? वहां बंद करके कैसे पढ़ लेते हैं आप? मेरे में इतना टैलेंट, मल्टी टैलेंट। अगला है गुड्स। क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? आगे सामान पे। चलिए ठीक। कह रहे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई क्या कहलाती है? भाई बिजनेस का मतलब क्या कि कोई सामान आप खरीद रहे हो किस लिए खरीद रहे हो? बेचने के लिए खरीद रहे हो। हम लोग खरीदते थे यूज के लिए खरीद रहे हैं, हम लोग खरीदते यूज के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन वही बिजनेस वाले किस लिए खरीद रहे हैं? पुनः सेल करने के लिए। क्या करने के लिए? पुनः सेल करने के लिए, एक बार फिर बेचने। अगला देखिए, अगला है ड्राइंग। क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहरण, लिख लीजिएगा ऊपर, आहरण। आहरण, लास्ट में अड़ा होगा, अड़ा मतलब कुछ ना, वही बात, आहरण। आ थ र ड़ पूरा हो रहेगा, कोई आधा आधा वाला बात नहीं है। अपराग मंत्र आ थ र अड़, आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है समझिएगा, जो आपने हरण कर, जिसे रावण क्या किया था, सीता जी का हरण कर दिया, तो हरण का मतलब वहीं से समझ गए होंगे, माँ कहाँ से, रामायण से। हरण शब्द का अर्थ तो पहले से जानते होंगे ना, तो यहाँ भी हरण का मतलब ये होता है
ये समझिएगा मेरी बात। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक की मेरी दुकान है, मैंने कोई कस्टमर आया, मैंने उसको 100 रुपये में रिमोट बेचा और उसने मुझे क्या दिया, तो 80 रुपये बहुत मार का हो गया। उसने मुझे 100 रुपया दिया और मैंने उसको रिमोट बेच दिया। उसने मुझे 100 रुपया दिया, बताइए उस 100 रुपया किसका है? उसका है, तो उसके पास होना चाहिए। अगर उसका है तो उसके पास होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जाओ वापस लेके आओ फिर। रिमोट भी ले गया, 100 रुपया भी वापस कराओ। यानी 100 रुपया किसका है? आपके बिजनेस का है, आपका भी नहीं है। किसका है? आपके बिजनेस का है। मतलब जो पैसा बिजनेस का था वो कहाँ जाना चाहिए? बिजनेस में ही जाना चाहिए। लेकिन सामने से एक पानी पूरी वाला गुजरा और आप वो 100 रुपया खा लिए। मतलब जो पैसा एक बिजनेस का था वो आपने पर्सनली यूज कर लिया, या कोई भीख मांगने वाला है आपने उसको डोनेट कर लिया, या आपने अच्छा से एक जींस ले लिया, जो भी कर लिया। मतलब वो 100 रुपया था आपके बिजनेस का, लेकिन आपने क्या कर लिया? खुद कर लिया। तो जब खर्च किया, यानी कि आप खुद मालिक बनना चाहे, यानी उसको आपने क्या कर लिया? पर्सनली यूज कर लिया। तो ऐसे अकाउंट्स को बोला जाता है ड्राइंग अकाउंट। क्या बोला जाता है? ड्राइंग। जिससे बोला जाता है आहरण खाता। क्या बोला जाता है? आहरण खाता। और इस ड्राइंग अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के भीतर रखा गया कि कभी भी व्यापार का मालिक व्यापार की वस्तु या धन को व्यक्तिगत रूप से यूज कर ले तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्या बोला मैंने? बिजनेस का कोई मालिक बिजनेस का कोई वस्तु या धन क्या कर ले? व्यक्तिगत रूप से पर्सनली यूज कर ले तो क्या कहेंगे उसे? ड्राइंग बोलेंगे। अच्छा, ये यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं पूंजी में कमी आ रही है ना, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है? तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। बताए थे ना क्या होगा? डेबिट। कल बताए थे, उस दिन लिखवाए थे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिमाग में रखिएगा। क्रेडिट को इंडिकेट करते रहे किससे? प्लस से। और डेबिट को किससे इंडिकेट करते थे? माइनस से। दिमाग में बस रखे रहिए। ऐसा होता नहीं, बस दिमाग में छोड़। अच्छा, नेचर कितने होते हैं? दो होते हैं, एक क्रेडिट होता है और एक क्या होता है? डेबिट। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? ड्राइंग क्या होता है? कह रहा सुनिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। कह रहा बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च क्या कहलाता है? ड्राइंग। ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है। यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वो मालिक क्या कहलाता है? ड्राइंग। क्या कहलाता है? अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आहरण। मतलब जिसका हरण आपने कर ली। आपने मतलब कंपनी के मालिक। ठीक है। और एक लास्ट आज का वो है परचेज। क्या है? परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? सुनिएगा। परचेज का मतलब होता है यहाँ पे खरीदना तो होता है, लेकिन अकाउंट की भाषा में उसको बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं? ऊपर आधार और नीचे यह क्रय, इस तरह लिखा जाता है। एक हो गया, नीचे लगा दी इस तरह क्रय। और सेल्स को बोला जाता है, सेल्स को इसी में वहां पे ई का मान लगा दीजिए, बेचना। परचेज का मतलब क्रय और सेल्स का मतलब क्या होता है? कह रहा है जब गुड्स को पुनः जब गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपने मैंने अभी जस्ट बोला ना कि हम लोग खरीदते हैं तो यूज के लिए खरीदते हैं, लेकिन बिजनेस वाला अगर कोई खरीद रहा है तो उसका सेंस क्या है कि वो बेचेगा। तो कह रहा है कि पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया चीज क्या कहलाता है? परचेज। क्या कहलाता है? परचेज करा है। कह रहा है व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। ठीक है। और सेल्स क्या कहलाता है? तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या करते हैं? सेल्स कहलाता है। सुनो, कोई पूछेगा गुड्स क्या कहलाता है, सामान क्या कहलाता है, क्या कहोगे? इस तरह बोलोगे कि कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यापार का गुड्स यानी माल या वस्तु कहलाता है। समझ में आ गई बात ना? ये भी लोग पूछेंगे गुड्स क्या कहलाता है, सामान तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कहलाता है सामान? तो बताइएगा। कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वस्तु क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? उस व्यापार के लिए गुड्स कहलाती है। जैसे मैं गेहूं का बिजनेस करता हूँ तो मेरे व्यापार का गुड्स क्या है? गेहूं है। हम कंप्यूटर का करते हैं, हमारे बिजनेस का गुड्स क्या है? कंप्यूटर है। समझ आ रहा है ना बात? ये सब दिमाग में रखिए। तो जो भी व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है वही वह व्यापार की क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? गुड्स कहलाती है।
याद रहेगा? ठीक है। नोट्स कितनों को नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है बताइए, रीजन? हाँ, रीजन क्या है? रीजन ना मिलने का? नहीं आए थे ये ना? तो आप लोग की जिम्मेदारी आपकी है। अब ऑफिस में आप कंटेक्ट करके कभी लेते रहिएगा, बाकी लोगों को मैंने नोट्स दे दिए। ऐसा कैसे हो जाएगा आएंगे नहीं मिलेगा? पहले ही चले गए होंगे फिर, क्योंकि कई बच्चे ऑफिस से लेके गए थे। क्यों, ऑफिस से बच्चे लेके गए थे ना? हाँ, ठीक, कोई बात। चलिए, एक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।